गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये भार के नियंत्रण के लिए भोजन इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसा जितना आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी जितना आपका एनर्जी इंटेक होता है उतना ही एनर्जी एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर रहते हैं तो आपका जो वेट है वो कंट्रोल में रहता है। अगर आपका एनर्जी इंटेक ज़्यादा है, यानी ऊर्जा आप ज़्यादा ग्रहण कर ले रहे हैं, यानी आप भोजन ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं और उसकी ऊर्जा की खपत कम हो रही है, मतलब एनर्जी आप ले ज़्यादा रहे हैं लेकिन आप खर्च कम कम कर रहे हैं, मतलब आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, डांसिंग नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तब आपका वेट गेन होने का चांसेस होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एनर्जी इंटेक कम कर रहे हैं और एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो रही है लेकिन खर्च ज़्यादा हो रही है और खर्च कम हो रही है, तो वहाँ पे वेट लॉस होता है। ठीक है, वेट लॉस के चांसेस होते हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और जहाँ पे ऊर्जा इंटेक कम हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वस्थ भार की। तो स्वस्थ भार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वस्थ भार की गणना शरीर की ऊंचाई और शरीर के वजन की गणना के आधार पर आधारित है। मतलब आपकी जो वेट है और हाइट दोनों को मिला करके उसका जो BMI निकाला जाता है, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि स्वस्थ भार है कि नहीं। अगर BMI किसी का 18.5 से 24.9 आता है तब उस भार को स्वस्थ भार या हेल्दी बॉडी वेट माना जाता है। ठीक है, अब BMI निकालते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। तो आप ये देखिए, BMI का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले पे आप अपने वेट और हाइट को रख के सॉल्व करते हैं तो BMI निकल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे राहुल के भार का वजन जो है वो 72 kg है। ठीक है, ऊंचाई 1.76 मीटर है। ठीक है, तो फिर इसको हमने हल कर लिया। ठीक, इसको हमने क्या किया, वेट को ऊपर लिखा और उसके बाद हाइट इनटू हाइट है इन मीटर, तो उसको करने के बाद फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा आया है यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स 23.24 kg। ठीक है, अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 18.5 से 24.9 तक का अच्छा माना जाता है। ठीक है, यानी वो स्वस्थ यानी हेल्दी बॉडी वेट माना जाता है। ठीक है, और इससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे ओवरवेट माना जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ओबेस यानी मोटापा माना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, एक लड़के का BMI 17 है तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, अधिक भार, सामान्य भार, कम भार या मोटापा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि भार स्वस्थ भार को बनाए कैसे रखें, यानी स्वस्थ वजन को कैसे मेंटेन रखें। तो सबसे पहले चीज है भोजन की स्वच्छता, यानी फूड हाइजीनिक होना चाहिए। दूसरी चीज बैलेंस डाइट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज नियमित समय पर भोजन करना चाहिए और चौथी चीज है हाई फाइबर वाला भोजन करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाला भोजन करना चाहिए। उसके अलावा कम शर्करा वाला भोजन करना चाहिए, लिमिट में शुगर लेना चाहिए। उसके अलावा कम वसा युक्त भोजन करना चाहिए, लो फैट प्रोटीन का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप भोजन को ठीक से चबाने, मतलब ऐसे चबाना चाहिए जिससे कि आपका पाचन तंत्र इसे आसानी से पचा सके। ठीक है, अपने भोजन को ठीक से चबाएं ताकि आपका पाचन तंत्र इसे अच्छे से पचा सके। ठीक है, और ये बहुत ही जरूरी होता है स्वस्थ वजन को बनाए रखने में। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए तो जो बॉडी वेट है वो हेल्दी होता है और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं स्वस्थ वजन को कैसे बनाए रखें। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, आप पानी खूब पिए और अवॉइड ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने से बचें। उसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन ना करें या कम करें। और उसके अलावा गेट रेगुलर मेडिकल चेकअप भी कराना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, यानी कि देखो, जो ये फास्ट फूड और जंक फूड होते हैं इनसे भी वजन बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो भी मोटापा होने का खतरा
रहता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं और स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। डोंट स्किप मील्स, खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डेली योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट वेट, यानी भार की अपेक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने वेट पे बहुत ज्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कम हो रहा है ज्यादा कम, बस अपना हेल्थ थोड़ा सा सही रहना चाहिए। उसके अलावा परिवार और मित्रों की हेल्प लेनी चाहिए, यानी परिवार और मित्रों से भी हेल्प लेनी चाहिए कि कैसे हम अपने वजन को स्वस्थ बनाए रखें या मेंटेन कैसे करें। ठीक, अब आगे चलते हैं। अल्पाहार से हानि, देखो ओवर ईटिंग से भी प्रॉब्लम होती है और डाइटिंग से भी। तो डाइटिंग से क्या हानि है वो मैं बताती हूँ। डाइटिंग, व्यक्ति भार कम करने के लिए बहुत कम भोजन लेते हैं। ठीक है, उसी को हम अल्पाहार कहते हैं। ठीक, अब उससे क्या परेशानी होती है, आप ये जो पिक्चर है उसमें ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या होता है ना। इसमें दिख रहा है ना आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसको, जो अल्पाहार लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अल्पाहार से और भी हानियां। ये जैसे पाचन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देता है, लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, है ना। पीपल फॉल विक्टिम टू माल न्यूट्रिशन। ठीक, उसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स भाई कम हो जाते हैं शरीर में, है ना। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिफिशियंसी डिजीज, और जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इस वजह से कई सारी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। और इसके अलावा इसकी वजह से चिकित्सा की आपातकालीन स्थिति भी आ सकती है, कई कई बार इमरजेंसी भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए डाइटिंग नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं फूड इंटॉलरेंस, यानी खाद्य असहिष्णुता। यह होती है, यह स्थिति उन एंजाइमों की गतिविधि की अनुपस्थिति के कारण होती है जो कि खाद्य तत्वों को तोड़ने या अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो, हर पोषक तत्व के लिए कुछ विशेष एंजाइम्स होते हैं जो उसे डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर उन एंजाइम्स की शरीर में कमी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो खाद्य पदार्थ अवशोषित होने में उनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसी वजह से एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। इसी को हम खाद्य असहिष्णुता कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है, जैसे वॉमिटिंग आने लगती है, मितली आने लगती है, फूलना, है ना, सिर दर्द होने लगता है, खांसी आने लगती है, पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है, शरीर में अकड़न हो जाता है, पसीना आता है, सीने में जलन होती है, दस्त लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी परेशानी इसी वजह से होने लगती है। इसी को हम एलर्जी भी कहते हैं ना, इस फूड की एलर्जी है, उस फूड की एलर्जी है, सुना होगा आपने। तो वो भी वो यही है। ठीक है, अब हम देखते हैं खास असहिष्णुता यानी फूड इंटॉलरेंस का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो वह भोजन जो प्रतिक्रिया करते हैं, हार से हटा देते हैं, मतलब उन भोजन को नहीं करना चाहिए भाई जिससे एलर्जी है। और उसके अलावा जो भोजन के तत्व परेशान करते हैं उनके लिए विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको भाई एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए कि इस फूड से मुझे दिक्कत होती है तो क्या करना चाहिए या जो भी। ठीक है, तो आपको मेडिकल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए इस चीज में, और उस भोजन को कम से कम या नहीं करना चाहिए, उसे आहार से बिल्कुल हटा देना चाहिए। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं खाद्य मिथक की, फूड मिथ्स की। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं ना, मान के चलते हैं, अरे ये होने से तो ये होता ही है, जैसे आलू खाने से मोटापा बढ़ता ही है, सब लोग मान के चलते हैं। हाँ ठीक है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है इसलिए, लेकिन इतना मतलब सिर्फ वही उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा मिठाई खाने से डायबिटीज होता है, ऐसा सब कहते हैं। नहीं, मिठाई अगर लिमिट में खाते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन हाँ, जो जिसको डायबिटीज हो गया है उसे मिठाई नहीं खानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, डाइटिंग करने से वजन कम होता है। हाँ, डाइटिंग करने से रिड्यूस होता है वेट, ये सही है। और अंडे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। हाँ, ये भी सही है, अंडे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जरूर बढ़ाते हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ मिथ्स और हैं, जैसे मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। भाई ये गलत है, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इवन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मछली के साथ दूध के पाउडर को मिला के बनती है। ठीक है, उसके अलावा वसा का सेवन आपको मोटा बनाता है। हाँ, थोड़ा फैटी एसिड की वजह से होता है। कार्ब्स आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं अच्छा होता भाई, वो तो प्राइमरी सोर्स है ना।
वो तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट अनिवार्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, बल्कि जो नेचुरल फूड्स होते हैं प्रोटीन वाले वही खाने चाहिए। उसके अलावा शाकाहारी भोजन से आपको पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमल प्रोटीन मिलता है शाकाहारी में भी, जैसे दूध वगैरह से, ठीक है, और वो भी पौष्टिक होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है इसमें से, अब आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इसमें से कौन सा खाद्य मिथक नहीं है, यानी फूड मिथ कौन सा इसमें से नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, यानी कौन सा इसमें से बृहद पोषक तत्व नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे, ठीक है। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और बाय बच्चों।